Good morning. Good morning, everyone. Okay, good morning. Good morning. Everyone is fine? Okay. Yes. So, without getting delay, let's start today's class. I hope you enjoyed the Shehra और दशहरे की जो चाम है, खुशी है ना, उसको मनाने के बाद में हम लोग फिर से again we have been active today. So, okay. It's Rituraj, how are you? Pooja, yes, yes. Okay. So, we have started the first units, second unit, third and fourth unit. है ना? Yes, yes. I am also fine. है ना? I am also fine. Yes, see. So, without getting delay, let's start today's session. And these are the units which we are having conversation. Yes, yes, fine, fine. See. So Geoffrey Chaucer, we are talking about Geoffrey Chaucer, the father of English literature, the father of English poetry. He was born in 1343 and died in 1400. Uh, so we have discussed, you can say, some basic points in previous class. And today, again, let me remind you about there are three periods. There are three time periods about Geoffrey Chaucer, which we will discuss today. Okay? Chali, wait. Hmm. So, without, let's see. So, the works of his life can be divided into three periods. So, why is it? Why is it? Because when we talk about why is it so? यानी जॉफ्री चौसर के जो वर्क है ना, जॉफ्री चौसर के जो वर्क है उन वर्क्स को हम लोग कितने पीरियड्स में बांट सकते हैं? थ्री पीरियड्स में। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों बताइए? एनीवन कैन टेल मी? एनीवन कैन टेल मी व्हाई इज इट सो? Why the works of Geoffrey Chaucer can be divided into three periods, three parts? Anyone can tell me? Okay. So why is it so? Because he was a diplomat and he was sent by the British Emperor on diplomatic mission in France and Italy also. And as he was from England, so he has written in English. So there were three periods: French period, Italian period, and English period. है ना? So you have to remember it. See, फ्रेंच पीरियड रिमेम्बर, समझ में आया कि वो क्या थे? डिप्लोमेट भी थे, यानी ब्रिटिश जो एम्परर है, शासक है, उनके द्वारा उनको अलग अलग जगहों पर, खास करके फ्रांस में और इटली में उनको डिप्लोमेटिक मिशन पर भेजा गया, राजदूत के रूप में भेजा गया। और इंग्लिश में जो कि ओरिजिन है, तो इंग्लिश में तो उन्होंने लिखा ही है। तो फ्रेंच में रहते हुए उन्होंने फ्रेंच लैंग्वेज में लिखा और इटली में इटालियन में, है ना, इस तरीके से। ठीक है, चलिए। तो फ्रेंच पीरियड कब से कब तक है? 1359 टू 1372, है ना? चलिए, क्या है? चौसर ट्रांसलेटेड द रोमन डी ला रोज, अ फ्रेंच पोएम रिटन ड्यूरिंग द 1200s। देखिए, ये पोएम है रोमन डी ला रोज। इसको ये एक्चुअल में बेसिकली ये फ्रेंच में लिखी गई है ना? इसको क्या है, इन्होंने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था। ठीक है, रोमन डी ला रोज। He also wrote his book of the Duchess, है ना? ये बुक ऑफ द डचेस है। इनकी एक और बुक है। बिल्कुल आपसे पूछा जा सकता है, रोमन डीला रोज या बुक ऑफ द डचेस ये कौन से पीरियड से बिलोंग करती है? तो दीज बुक्स बिलोंग टू फ्रेंच पीरियड। बुक ऑफ द डचेस ये क्या है? इलेजिक पोयम है ना? एक इलेजिक पोयम है।
This book was almost a translated version of French work Lee Roman de la Rose by Jean de, है ना, म्यून एंड ग्यूलिम डी लॉरिस, है ना। तो ये जो वर्क है इसी का लगभग क्या है, ट्रांसलेटेड ही वर्क है। एक तो वैसिक पूरा ट्रांसलेट है और दूसरा रोमन डी ला रोज। नेक्स्ट है द बुक ऑफ द डचेस। तो आपको ध्यान रखना है बुक ऑफ द डचेस के बारे में थोड़ा सा हम देखें। 1369 में ये पब्लिश हुआ है। दिस बुक वाज रिटन ऑन द डेथ ऑफ डचेस ब्लांचे, है ना, डचेस ब्लांचे, हु वाज द वाइफ ऑफ जॉन ऑफ गाउंट, है ना, पैट्रन ऑफ चौसर। देखिए आपको पता होगा जॉन ऑफ गाउंट, इनके क्या है, तीन वाइफ रही है ना, तीन वाइफ है। एक तो खुद इनके सिस्टर इन लॉ आप कह सकते हैं, साली, यानी जो जॉफरी चौसर है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, डचेस ऑफ ब्लांचे की डेथ के ऊपर ये द बुक ऑफ द डचेस, इन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि इनकी डेथ पर भी कुछ लिखा जाए। तो द बुक ऑफ द डचेस इन्होंने लिखा है। और ये क्या है, डचेस ब्लांचे क्या है, ये शी इज द वाइफ ऑफ जॉन ऑफ गॉन्ट, और ये पैट्रन है, संरक्षक है, चौसर के संरक्षक है, ठीक है। जॉन ऑफ गॉन्ट ये किंग के बेटे हैं, है ना। ये आपको छोटी छोटी चीजें पता होना चाहिए। यानी बेसिकली हम लोग जॉफरी चौसर की बात करें तो ये जॉफरी चौसर जो है, ये जो डायरेक्टली ही इज कनेक्टेड विद द रॉयल फैमिली, है ना, डायरेक्टली ही हैज, यू कैन से, ग्रेट रिलेशन विद द रॉयल फैमिली। दिस बुक इज एन इलेजी, शोक गीत है। देखिए किसी की मृत्यु पर लिखा जा रहा है तो ये क्या है, शोक गीत होता है। इलेजी क्या होती है, शोक गीत है। एंड एलिगरी इन नेचर, इट कंप्राइजेस 1300 लाइन्स, रिमेंबर इट। कितना है इसमें, 1300 लाइन्स है। इन दिस बुक चौसर यूज्ड ओटेवा रिमा फॉर द फर्स्ट टाइम। आपको इनके हमने देखे हैं ओटेवा रिमा, राइम रॉयल, ठीक है, हेरोइक कपलेट, ठीक है, ये सब हम फैक्ट पढ़ चुके हैं। द बुक ऑफ द डचेस बिगिंस विद अ मैन हु कैन नॉट स्लीप। थोड़े से स्टोरी के बारे में हम लोग देखें द बुक ऑफ द डचेस की। तो यहाँ पर आप देखेंगे अ मैन हु कैन नॉट स्लीप, यानी ये स्टोरी ऐसे व्यक्ति की है जो सो नहीं सकता है, मतलब जिसको कहीं ना कहीं इस तरीके का नींद को लेकर के, अनिद्रा को लेकर के, एक इस तरीके से डिसीज आप कह लो या जैसा भी है ना, कंटिन्यूअसली। अब सोचिए कोई व्यक्ति जो है नहीं सो पाए, हम 24 आवर्स में, विद इन 24 आवर्स एज अ ह्यूमन बीइंग वी हैव टू स्लीप फॉर 6 to 7 आवर्स एवरी डे। 6 से 7 घंटे आपको सोना है। अगर आप नहीं सोते हैं तो आपका सिर भारी हो जाएगा, पागल की तरह आपको लगेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये जो है एक व्यक्ति है जो सो नहीं सकता है, ठीक है ना। तो अब सोचिए कंटिन्यूअसली वो सो नहीं पा रहा, यानी उसका दिमाग क्या है, कंटिन्यूअसली हिज माइंड इज रनिंग, हिज ब्रेन इज रनिंग, एंड देन व्हाट विल हैपेंस, कंटिन्यूअसली थॉट्स आर कमिंग इनसाइड, ही इज थिंकिंग अबाउट समथिंग एल्स एक्सेट्रा। तो उसको लगता है कि आई विल बी मेड, मैं पागल हो जाऊंगा, वन डे आई विल बी डाई बिकॉज ऑफ दिस नॉट नॉन स्लीपिंग। देखिए हिज हैवी थॉट्स, ये देखिए जो व्यक्ति है जिसको नींद नहीं आ रही है, his heavy thoughts and fantasies are so disturbing that he hasn't slept for 8 years। The book of the Duchess में कहता जो व्यक्ति है उसको, वो कितने साल से नहीं सोया है, लगभग 8 साल से, 8 वर्ष से। और इसीलिए हेवी थॉट्स और ये सब आ रहे हैं उसके दिमाग में। he fears he will die of his insomnia। इसको क्या कहा गया, है ना, इंसोमेनिया। ये देखिए इंसोमनिया, है ना, ये क्या है, ये अनिद्रा। तो उससे उसको बहुत डर है कहीं उसको मर ना जाए। सो ही आस्क अ सर्वेंट टू ब्रिंग अ बुक टू रीड which he calls a romance, a medieval European genre of literature often about knights and their adventures and romances। तो कंटिन्यूअसली उसको नींद नहीं आ रही है, वो अपने सर्वेंट से कहते हैं कि मुझे कोई बुक ला कर दीजिए जिसको मैं पढूं, है ना। और वो बुक लेकर आते हैं, जो नाइट्स है उनके, जो साहसिक, जो वीर होती है, वीर गाथाएं होती है, एडवेंचर्स, है ना, वीर गाथाएं, इनकी वीरता की जो बातें होती है उनके बारे में थी। वो बुक को पढ़ना शुरू करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, वन मोर थिंग लेट मी टेल यू, ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि अगर आपको नींद नहीं आ रही है तो किताब पढ़ना शुरू कर देना चाहिए, नींद आ जाती है, ऐसा मानते हैं। हाँ, तो यहाँ पर कहेंगे वो क्या, he says that it's better to read, it's better to read than to play chess
टू ट्राई फॉल टू स्लीप, है ना, ये देखा है हमने, थोड़ा सा क्विकली रिवीजन करते हुए आगे बढ़े हम। यानी कोई चेस खेले या कुछ और खेले, इससे अच्छा है कोई किताब पढ़े, तो हमें क्या होता है, रिलैक्स मिलेगा। उसको नींद तो नहीं आ रही है, लेकिन वो ही विल बी रिलैक्स्ड, है ना, ये ध्यान रखना, तो नींद आ जाती है। सम ऑफ द अदर वर्क्स ऑफ फ्रेंच पीरियड आर, क्या क्या और वर्क है जो फ्रेंच पीरियड में है। द एबीसी है, इट इज रिटन इन 8 लाइन स्टेंजा। द कंप्लेंट unto PT, Chaucer has used for the first time a 7 line stanza known as rhyme royal। ये देखिए याद रखना आपको, बस आपको ये ध्यान, 7 लाइन स्टेंजा, 7 लाइन स्टेंजा यानी एक स्टेंजा है, उसमें कितनी लाइन है, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये जो पूरा स्टेंजा है ये क्या कहलाएगा, ये राइम रॉयल। 7 लाइन स्टेंजा को क्या कहा गया, राइम रॉयल, है ना। तो राइम रॉयल जो है, इट इज अ 7 लाइन स्टेंजा नोन एज राइम रॉयल इन दिस वर्क, द कंप्लेंट अनटू पीटी, रिटन बाय जॉफ्री चॉसर इन फ्रेंच पीरियड। ठीक है, सो वंस thumbs up me, confirm me, audio video everything is fine. There is a little bit problem regarding my picture, but it's okay, because you know PPT should be seen properly, है ना, PPT, yes, yes, okay, it means that you all are active, okay। now the complaint of Mars, Queen Annelida, तो ये सारे वर्क जो है ये फ्रेंच पीरियड के हैं, यस, ठीक है। Italian periods 1372 to 85, Italian period 1372, okay, yes, I have read, thank you, है ना। इटालियन पीरियड 1372 टू 85 का ये जो पीरियड है क्या कहलाएगा, इटालियन पीरियड। अब यहाँ पर क्या, इटली भेज दिया जाता है इनको। अच्छा, आपको मैंने बताया था कि इनको जॉफ्री चौसर को जो है फ्रांस की आर्मी के द्वारा इनको कैप्चर कर लिया जाता है ना, और बाद में जो है एक बड़ी राशि फिरौती के रूप में दी जाती है और उनको छुड़ाया जाता है। तो आप सोच सकते हैं, और बाद में फिर फ्रांस में उनको डिप्लोमेटिक मिशन पे भेजा जाता है। तो in 1372, Chaucer went to Italy and came in personal contact with Dante, Petrarch and Boccaccio। स्टूडेंट, ये बड़े नाम है। In 1372, Chaucer went to Italy, came in personal contact with Dante, Petrarch and Boccaccio। ये दांते, पेट्रार्क और बोकाशियो जो है ये बड़े फिलोसोफर हैं, दार्शनिक हैं, चिंतक हैं। वर्ल्ड इतिहास में इनका एक अपना स्थान है। तो जब इटली जाते हैं चौसर, तो इनके सीधे पर्सनल कांटेक्ट में आते हैं और बहुत कुछ सीखने को मिलता है ना। तो डेफिनेटली इफ ही इज कनेक्टेड कांटेक्ट डायरेक्टली कनेक्टेड विद दिस great philosopher, then definitely he will be, yeah, he would have been influenced by this, you can say, great personalities। तो हम देखते हैं कि ये यहाँ से दाते, पेट्रार्क, बोकाशियो के प्रभाव में बहुत सारे वर्क्स भी लिखते हैं। तो इटली में कुछ इन्होंने वर्क्स लिखे हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट, है ना। इटली में कुछ वर्क्स लिखे हैं, क्या क्या है, पहला लिखिए, पहला आपको ध्यान रखना है, ट्रायलस एंड क्रेसिडा, ट्रायलस एंड क्रेसिडा, ट्रायलस एंड क्रेसिडा। द पार्लियामेंट ऑफ फॉल्स, द पार्लियामेंट ऑफ फॉल्स, okay, the house of fame, the house of fame, द लीजेंड ऑफ गुड वुमेन, द लीजेंड ऑफ गुड वुमेन। तो ये कुछ वर्क है, जरूर आपको ध्यान रखना है, इटालियन पीरियड के, ट्रायलस एंड क्रेसिडा, द पार्लियामेंट ऑफ फॉल्स, द हाउस ऑफ फेम, द लीजेंड ऑफ गुड वुमेन। ट्रायलस एंड क्रेसिडा में आप देखेंगे, इट इज अ ट्रेजिक वर्स रोमांस बाय जॉफ्री चौसर, है ना। ट्रेजिक वर्स, ट्रेजिडी क्या होता है, दुखांत, ये दुख होता है, मतलब कहीं ना कहीं दुखा, ट्रेजिडी होती है अंत में, जैसा भी कुछ ना कुछ ऐसी, ना, हीरो हीरोइन उनके साथ में, तो वो ट्रेजिडी होती है। आप देखिए, इट इज अ ट्रेजिक वर्स रोमांस written by Geoffrey Chaucer, composed in the 1380s and considered by some critics to be his finest work, है ना। तो बहुत सारे क्रिटिक ये मानते हैं कि जो ट्रायलस एंड क्रेसिडा है ये जोफ्री चौसर का सबसे अच्छा फाइनेस्ट वर्क है। The plot of this 8,000
239 line poem was taken largely from, ये देखिए, जी बोकाशियो सेकंड फिलोस्ट्रेटो, है ना। तो इसका जो प्लाट है, इसकी जो है ना, आप कह सकते हैं बेसिक जो थीम है वो कहाँ है, बोकाशियो की फिलोस्ट्रेटो से लिया गया है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसमें कितनी 8239 लाइन है। पोएम वाज टेकन लार्जली फ्रॉम, है ना, जियोवेनी बोकाशियो सेकंड फिलिस्ट्रेटो। तो ये जरूर आपको, ये प्रभाव में आके लिखा है इन्होंने, है ना, ट्रायलस इन क्रेसिडा। ठीक है, क्या है, इट रिकाउंट्स द लव स्टोरी ऑफ ट्रायलस, है ना, ये देखिए लव स्टोरी है ऑफ ट्रायलस, सन ऑफ ट्रोजन किंग प्राइम एंड क्रेसिडा, widowed डॉटर ऑफ द डिजर्टर प्रिस्ट कैल्कस। ठीक है, तो उनकी लव स्टोरी यहाँ पर बताई गई है। द पार्लियामेंट ऑफ फोल्स है 1382 में है। इट इज अ 699 लाइन पोएम इन राइम रॉयल। अभी हमने देखा, बताएं क्या होता राइम रॉयल, अगेन टेल मी, जस्ट वी हैव सीन व्हाट इज राइम रॉयल, बताएं। यस, टेल मी व्हाट इज राइम रॉयल। It is a 699 line poem in rhyme royal by Geoffrey Chaucer, written in 1380 to 90, composed in the tradition of French romances. 7 stanza line, ठीक है, rhyme royal. This poem has been called one of the best occasional verses in English language, है ना। Often thought to commemorate the marriage of, इसमें क्या है, the marriage of Richard II to Anne of Bohemia in 1382. It describes a conference of birds that meet to choose their mates on Saint Valentine's Day. इस पूरी पोयम में क्या है, यस यस यस, बिल्कुल। इसमें क्या है, रिचर्ड सेकंड और एन ऑफ बोहेमिया, इनकी मैरिज को लेकर के हैं, लेकिन डायरेक्टली इनको डेडिकेटेड है आपका, कमेमोरेट, है ना, ऑफन थॉट टू कमेमोरेट, उनको बताने के लिए। लेकिन इसमें क्या है, उन्होंने क्या किया है कि जो बर्ड्स हैं, है ना, बर्ड्स की कन्वर्सेशन को बताया गया है। डिस्क्राइब्स द कॉन्फ्रेंस ऑफ बर्ड्स दैट मीट टू चूज देयर मेट्स, है ना, या बर्ड्स की कन्वर्सेशन को बताया गया है, वो अपने बेस्ट, है ना, लाइफ पार्टनर या उनको लाइफ पार्टनर को चूज करने के लिए, तो दे आर वेटिंग और ये सब, है ना। तो उनकी कॉन्फ्रेंस को बताया गया है ना, दे ऑल द बर्ड्स दे वर वेटिंग फॉर देयर बेस्ट मेट्स। ठीक है, तो उसके बारे में है। और फाइनली ये जो डेडिकेटेड है रिचर्ड सेकंड और एन ऑफ बोहेमिया को, द पार्लियामेंट ऑफ फॉल्स। पार्लियामेंट या पार्लियामेंट है, हालांकि वो, है ना, यहाँ पर पार्लियामेंट है। ठीक है, क्यों ये वर्ड लिया गया, पार्लियामेंट, संसद, तो एक तरीके से कॉन्फ्रेंस हो रही है, तो उसी को एक दिन जहाँ कॉन्फ्रेंस होती है, जहाँ पर डिस्कशन होता है, वो पार्लियामेंट होता है, तो अ, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। द नरेटर फॉल्स asleep, है ना। अब यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, द नरेटर फॉल्स asleep and dreams of a beautiful garden in which nature presides over a debate between three high ranking eagles। जो बर्ड्स हैं वो कितनी हैं, 3 हाई रैंकिंग ईगल्स। हाई रैंकिंग ईगल्स ये किसको डिनोट कर रहे हैं, ये कोर्ट जो यानी जो रॉयल फैमिली है, रॉयल जो फैमिली है उनके जो उनको डिनोट कर रही है। ऑल वेटिंग फॉर अटेंशन ऑफ अ ब्यूटीफुल फीमेल, है ना, ऑल वेटिंग फॉर द अटेंशन ऑफ अ ब्यूटीफुल फीमेल, है ना। क्योंकि जो रॉयल फैमिली के जो लोग होते हैं, रॉयल फैमिली में, है ना, वो आम लोगों की तरह घूम नहीं सकते हैं, आम लोगों की तरह कहीं है ना, आसानी से कहीं पर भी आना जाना, उनके लिए बहुत सारी सिक्योरिटी, बहुत कुछ होता है। तो इनसे, इन सब से उनको जो है ना, तो अपने प्रेम का इजहार कैसे करना क्या है ना। तो ये सारे जो है उनका एक तरीके से, देयर आर 3 ईगल्स, ये डिनोट कर रही है राइम रॉयल, जो रॉयल फैमिली की 3 कैटेगरीज को आगे देखते हैं इसको। द अदर बर्ड्स ईच ऑफ विच रिप्रेजेंट अ डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ इंग्लिश सोसाइटी। ये देखिए, different aspect of English society are given a chance to express their opinions. Chaucer uses this device to gently satirize, है ना, the tradition of courtly love।
खास करके जो कोर्टली लव का मतलब है जो रॉयल फैमिली का लव है, और जो अलग अलग सोसाइटी इंग्लिश में उसको उसके ऊपर सटायर करने के लिए, खास करके व्यंग्य करने के लिए, है ना, उन्होंने इस वर्क को लिखा है। तो आपको ये ध्यान रखना है, द पार्लियामेंट ऑफ फॉल्स डेडिकेटेड टू रिचर्ड सेकंड एंड बोहेमिया। और थ्री ईगल्स की इसमें चर्चा है, हाई रैंकिंग ईगल्स। इनडायरेक्टली जॉफरी चौसर इज मेकिंग सटायर ऑन इंग्लिश सोसाइटी एंड कोर्टली लव। क्लियर हुआ? यस और नो? इज इट क्लियर? चलिए, द हाउस ऑफ फेम 1380, द हाउस ऑफ फेम। It was written after the influence of Dante. It has the resemble to Dante's Divine Comedy. दाते की जो डिवाइन कॉमेडी है वो बहुत फेमस है, तो कहीं ना कहीं उससे मिलते जुलता है ये वर्क, द हाउस ऑफ फेम, है ना। It is an unfinished dream poem by Chaucer. Unfinished dream poem by Chaucer. There are three books in 2158 lines. है ना, ये ध्यान रखना। द लीजेंड ऑफ गुड वुमेन, है ना, लीजेंड, लीजेंडरी अपन बोलते हैं ना, विदुषी, विद्वान, विद्वान पुरुषों के लिए, विदुषी महिलाओं के लिए। द लीजेंड ऑफ गुड वुमेन 1385। एक्चुअली में इस दौर में क्या हो रहा था, मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको बताऊं। In this particular time, what was happening, the male writers, especially male writers, are in society. Women are not given that much space. Women are not given that much status, honor, respect as male writers or male candidates. So, especially Geoffrey Chaucer, he found some Lycian women and he described their characters as best, as good women. है ना, इस दौर में क्या है, जो महिलाएं हैं उनको उतना सम्मान नहीं मिलता था। तो इन्होंने क्या किया कि जो लिजेंडरी वुमेन है उनको ढूंढा, सर्च किया और देखा उनको क्या है, उनकी बेहतरीन कैरेक्टर को उन्होंने समाज के सामने रखा। तो ऐसी जो 9 से 10 महिलाएं हैं उनके बारे में उन्होंने लिखा है। ठीक है, समझ में आ रहा है? सर नो? चलिए, इट इज रिटन ऑन क्वीन बोहेमियास बिडिंग हु आस्क्ड हिम टू राइट अ गुड वुमेन, है ना। तो ये बोहेमिया, अभी हमने देखा था रिचर्ड सेकंड से इनकी मैरिज हुई है। इन्होंने इनसे एक तरीके से एक तरीके से बिडिंग या बोली बोलना, तो उनके कहने पर उन्होंने क्या है, जॉफरी चौसर ने लिखा है। बोहेमिया ने इनसे रिक्वेस्ट करी है, इनसे एक तरीके से कहा कि आप जो है गुड वुमेन के बारे में लिखे, है ना। उनके कहने पर जो है, क्योंकि शी इज फ्रॉम बेसिकली रॉयल फैमिली, है ना, महारानी है, तो डेफिनेटली उनकी बात मानना पड़ेगा। मच ऑफ दिस पोएम इज डिवोटेड टू द फर्स्ट यूज ऑफ द हेरोइक कपलेट बाय चॉसर टू रिटेल इन लिरिकल फॉर्म द ट्रेजिक लव स्टोरीज ऑफ, ये देखिए, तो ये इनकी जो ट्रेजिकल लव स्टोरीज है ना, इसमें इन सारी ये इतनी महिलाएं, मतलब लीजेंडली गुड मोमेंट्स है, इनके बारे में इन्होंने लिखा है। क्लियोपैत्रा, थिस्बे, डीडो, हाइपसाइपल, है ना, मेडिया, लुक्रेसी, एरियना, है ना, और फिलोमेला, फाइल्स, है ना, हाइपरनेस्ट्रा। ठीक है, तो ये है, ये सारी हो, आपको सिंपल क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इन सारी महिलाओं के नाम दे सकते हैं, और ये है क्या, कौन से वर्क से जुड़ी हुई है, कुछ भी, है ना, या किसके कैरेक्टर्स है, कौन से राइटर्स के, पोएट्स के कैरेक्टर है, आपको मोटे मोटे रूप में पता होना चाहिए कि ये बुक द लीजेंड ऑफ गुड वुमेन्स, इनके कैरेक्टर है, रिटन बाय जॉफरी चौसर। किसके कहने पर लिखा था? क्वीन बोहेमियास, क्वीन महारानी है ना। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। ठीक है, चलिए। इट इज अ ड्रीम विजन बाय जॉफरी चौसर, द फोर्थ एंड फाइनल वर्क ऑफ द genre दैट चौसर कंपोज्ड, है ना। ड्रीम विजन है ये भी एक तरीके से। ड्रीम विजन का मतलब क्या? व्हाट डू यू मीन बाय ड्रीम विजन? एनीवन कैन टेल मी? व्हाट डू यू मीन बाय ड्रीम विजन? व्हाट डू यू मीन बाय ड्रीम विजन? ड्रीम विजन मतलब, है ना, वो सो गए हैं और सोते हुए देखना है ना। तो उनके मतलब एक, है ना, विजनर एक तरीके से, इज स्लीपिंग एंड हम सपने देखते हैं सोते हुए। ठीक है, तो इस तरीके से इट इज अ ड्रीम विजन बाय जॉफरी चौसर। ठीक है, चलिए। इट प्रेजेंट्स द प्रोलॉग एग्जिस्टिंग इन टू वर्जन्स इन 9 स्टोरीज, है ना। प्रोलॉग भी है यहाँ पर, प्रोलॉग यानी कि इसका एक प्रस्तावना भी है, जिसमें 2 वर्जन है और 9 स्टोरीज है। ठीक है,
ध्यान रखना। इन द प्रोलॉग द गॉड ऑफ लव इज एंग्री, है ना। इसमें क्या है, प्रोलॉग में क्या है, द लीजेंड ऑफ गुड वुमेन में क्या है, द गॉड ऑफ लव, ध्यान रखना, गॉड ऑफ लव या गोडेस ऑफ लव, है ना, इज एंग्री एट चॉसर फॉर राइटिंग अबाउट सो मेनी वुमेन हु बेट्रे मैन, हु बेट्रे मैन। हालांकि यहाँ पर ये सॉरी गॉड ऑफ लव, है ना, गॉड ऑफ लव जो है वो जॉफ्री चौसर के ऊपर नाराज होते हैं प्रोलॉग में, है ना। और नाराजगी ये जाहिर करते हैं कि उन्होंने उन महिलाओं के बारे में बहुत सारी बातें लिखी है जो क्या करती है, बेट्रे मैन, पुरुषों को धोखा दिया है ना। तो बहुत मतलब प्यारा ये प्रोलॉग भी है और उतनी ही प्यारी ये स्टोरीज है। ठीक है, समय कभी मिले तो आप इनको पढ़िएगा। द प्रोलॉग, है ना, इन द प्रोलॉग द गॉड ऑफ लव इज एंग्री एट चॉसर फॉर राइटिंग अबाउट सो मेनी वुमेन हु बेट्रे मैन। ठीक है, ये तो हुआ दो पीरियड हमने देख चुके हैं, फ्रेंच पीरियड, इटालियन पीरियड। अब बारी आती है इंग्लिश पीरियड की। नाउ लेट अस डिस्कस इंग्लिश पीरियड। ठीक है, चलिए। तो 1386 टू 1400 जब तक इनकी डेथ हुई, 1386 टू 1400, वो ही कम बैक फ्रॉम, अच्छा 1340 टू 40 1340, ये 1386, है ना, फ्रेंच गए वहां से इटली, इटली से फिर वापस आते हैं और यहाँ लिखते देखिए। The famous work of this period is Canterbury Tales, which was written after the influence of Boccaccio's The Decameron। ये जरूर याद रखना है। स्टूडेंट, मैंने आपको पहले भी कहा है कि मेरी क्लास में आपको यहाँ पर न केवल बातें, ये कंटेंट अच्छा मिलेगा, बल्कि आपको वो सारे, हाँ कंटेंट तो है अच्छा, फैक्ट भी आपको मिलेंगे, कहानी भी मिलेगी। स्टूडेंट, इतने सारे वर्क, एक राइटर के बहुत सारे वर्क होते हैं, सारे वर्क की थीम को बताना, स्टोरी को बताना इतना आसान काम नहीं है, मेहनत लगती है ना। आपके बीच में आने के लिए बहुत सारा आपको है ना, क्योंकि हर एक जो वर्क होता है उसका बेसिक आपको पता होना चाहिए, तब जाके आप जैसे इंटेलेक्चुअल्स को बता पाए हम, है ना। तो कैंटरबरी टेल्स, और ये इसीलिए आपको यहाँ पर बहुत सारे फैक्ट मिलेंगे, सिर्फ कहानी सुनने से कुछ नहीं होता है। एग्जाम क्लियर करना है तो आपके पास बहुत सारे फैक्ट भी होना चाहिए, जो बार बार रिवीजन करके आप लोग एग्जाम में जब जाएं तो आपको रिकॉल कर सके, और उनका अगर क्वेश्चन आता है तो आप अटेंड कर सके। तो कहानी पता होना चाहिए, लेकिन उसके साथ में जरूरी है आपके उसमें कंटेंट और फैक्ट भी उतने अच्छे होना चाहिए जिसको आप कनेक्ट कर सके। यस आर नो, एम आई राइट, एम आई राइट? हाँ चलिए। तो बोकाशियो का जो द डेकामेरन है उससे प्रभावित है कैंटरबरी टेल्स। द कैंटरबरी टेल्स कंटेन 17,000 लाइन्स। कितनी लाइन है? 17,000 लाइन्स है। यहाँ पर आप देखिए, ये इसको हम लोग देखते हैं द कैंटरबरी टेल्स, है ना। तो इसमें बहुत सारे कंफ्यूजन भी हैं, लेकिन हम लोग उसको दूर करेंगे। देखिए, इन द कैंटरबरी टेल्स 32 कैरेक्टर्स मेक द ट्री to the shrine of the martyr Saint Thomas Becket in Canterbury Tales। इतने ही लाइन में बहुत सारी बातें, मतलब इसमें क्वेश्चन बन सकते हैं कि ये है स्टूडेंट अलग अलग। अब कहीं पर आपको 31 मिलेगा, कहीं पर 29 मिलेगा, कहीं पर, है ना। आप लोगों को जो कैरेक्टर्स है, अब ये 32 कैसे होते हैं अभी हम ये आपको बताएंगे। ठीक है, अब इसमें क्या है, पहले तो ये यहां से आपको समझना है कैंटरबरी टेल्स, कैंटरबरी टेल्स। अच्छा, पहले पहले तो ये वर्ड समझते, कैंटरबरी है क्या, व्हाट इज दिस, बताइए, एनीवन कैन टेल व्हाट इज कैंटरबरी? बताइए, सॉरी, व्हाट, सॉरी, बताइए व्हाट इज कैंटरबरी टेल्स? हैविंग सम, थोड़ा सा
यस, यस, इट इज अ डिवोशनल प्लेस, यू कैन से। हाँ, रिलीजियस प्लेस। एंड वन मोर थिंग, जैसे हम लोग सिंपल आपको बता दें, जैसे मान ले हम लोग, आप जहां पर भी हैं, और है ना, और आप जिस गांव शहर में रहते, जहां भी रहते हैं, वहां से 100 200 300 500 किलोमीटर दूर कोई पर्टिकुलर ऐसी रिलीजियस प्लेस होती है। भारत में तो ऐसा आपको जगह मिलता है। हमारे कावड़िए जो कावड़ यात्रा पे जाते हैं, तीर्थ यात्रा पे जाते हैं, है ना, जैसे मान लो कहीं पर भी। तो यहाँ कैंटरबरी टेल्स के पढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटा सा आपको स्टोरी क्रिएट कर देता हूँ, तो आपको समझ में बहुत अच्छे से आ जाएगा। कैंटरबरी टेल्स खुद भी पढ़ लेंगे तो समझ में आ जाएगा, बहुत कठिन नहीं है। तो इसमें क्या है, बिफोर वी स्टार्ट दिस कैंटरबरी टेल्स, लेट मी क्रिएट अ स्टोरी। सपोज हम लोग है ना, सारे जो स्टूडेंट्स हैं, टीचर हैं, सब हम लोग इकट्ठे होते हैं एक पर्टिकुलर प्लेस पे। अब हमको अयोध्या में भगवान श्री राम की यात्रा पे जाना है ना, पर्टिकुलर, या कोई संत है ना। चलो हमने है ना, यात्रा पे निकलना है हमको, अयोध्या जाना है मान लो। अब यात्रा पे निकलना है, और हम जहां पर है, कोई पर्टिकुलर होटल है, उस होटल में रुकते हैं, और लगभग है ना 29 32 जो भी जितने भी कैंडिडेट हैं, और वहां पर रुकने के बाद में हम वहां से हमको पैदल चलना है, मान ले वी हैव टू गो बाय वॉक। और वो अप्रोक्सीमेटली वो लगभग 200 300 किलोमीटर है ना, एक दूरी है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो 32 जो कैरेक्टर्स है, 32 कैरेक्टर्स, उसमें से कोई सुझाव देता है कि देखो हम लोग सबको साथ में जाना है, और लेकिन हम सिर्फ ऐसे ही चुपचाप जाएंगे तो मजा नहीं आएगा। फिर क्या करें, व्हाट शुड वी डू? हमें क्या करना चाहिए? हमको जाना अयोध्या है, लेकिन हमें हमारी यात्रा का जो टाइम, जो इतनी दूरी है, वो आसानी से कट भी जाए, और हमारा थोड़ा इंटरटेनमेंट भी हो जाए, और हम वहां पहुंच भी जाए। तो फिर क्या किया, किसी ने सुझाव दिया कि एक काम, किसी ने कुछ कहा कि चलो कुछ बीच बीच में कुछ नया करते रहेंगे, किसी ने कुछ और कहा, लेकिन किसी ने कहा कि एक काम करते हैं सभी। अच्छा, दूसरी बात यह है कि जो जाने वाले यात्री है, वो यात्री समाज के सभी अलग अलग वर्ग से आते हैं। भारत में विविधता बहुत है, आप समझ सकते हैं। उन सभी अलग अलग समाज से, है ना, अलग अलग कम्युनिटी से, है ना, लोग वहां पर इकट्ठे होते हैं। अमीर गरीब, है ना, सभी सारे लोग वहां पर अलग अलग कम्युनिटी से आते हैं। अब यहाँ पर फाइनली क्या होता है कि ये डिसाइड होता है कि जितने भी यात्री हैं अयोध्या जाने वाले, ये क्या करेंगे, सब अपनी अपनी बेस्ट स्टोरी बताएंगे, सुनाएंगे, वन बाय वन। और उसमें एक क्या रहेगा, एक होस्ट रहेगा, एक एंकर रहेगा, जो होस्ट करेगा मतलब चलो इसके बाद में आप सुनाओ, है ना। और जो एंकर है वो बताता है कि आप सारे, है ना, वन बाय वन, मतलब हाँ इसकी स्टोरी ऐसी है, ये है, चलो अब आप सुनाइए। एक होस्ट रहेगा, होस्ट करने के लिए, है ना, एंकर रहेगा। और फाइनली वो अंत में डिसीजन भी बताएगा, ठीक है। और वो डिसीजन के अंत में क्या है, बाद में जो है, जिसकी सबसे अच्छी स्टोरी होगी, उसको जो है बाद में क्या दिया जाएगा, उसको अंत में जब रिटर्न आएंगे, या जैसा भी इसी होटल में, या जैसा भी है, उसको क्या है, ट्रीट दी जाएगी, या आप कह सकते हैं पार्टी दी जाएगी, कुल मिला के उसको खाना खिलाया जाएगा, है ना, जिसकी बेस स्टोरी रहेगी, ठीक है। तो उसको जो है हम लोग क्या देंगे वापस, जिसकी बेस स्टोरी रहेगी उसको, जो होस्ट है वो कहता है कि मेरी तरफ से, सबकी तरफ से जैसा भी है ना, उनको बेस्ट ट्रीट या पार्टी दी जाएगी। समझ में आ रहा है ये? यस आर नो? क्लियर हुआ ये कैंटरबरी टेल्स? टेल्स मतलब कैंटरबरी, ये एक स्थान है, रिलीजियस प्लेस है। और यहाँ रिलीजियस प्लेस किसका आगे है लिखा हुआ है, एक संत है उनका है। टेल्स क्या है? टेल्स यानी स्टोरीज, है ना। टेल्स जो है वो सारे कैरेक्टर्स वन बाय वन सुनाएंगे, है ना। आपको कैंटरबरी टेल्स का कॉन्सेप्ट समझ में आया? बहुत कठिन है क्या? आप खुद भी पढ़ लेंगे, अब आसानी से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो दिनेश सर की क्लास की यही विशेषता है कि एक बार आप अगर कोई चीज समझ जाते हैं, आसान है। आइए देखते हैं। तो इन द कैंटरबरी टेल्स 32 कैरेक्टर्स मेक द ट्रिप टू द श्राइन, ये देखिए, टू द श्राइन ऑफ द मार्टियर सेंट थॉमस बेकेट। कई बार प्रश्न आया हुआ है कैंटरबरी टेल्स में,
जो कैरेक्टर है, जो पिलग्रिम्स हैं, वेयर आर दे विजिटिंग, कहाँ जा रहे हैं? तो संत थॉमस बेकेट की जो श्राइन है, समाधि बनी हुई है, वहां पर जा रहे हैं। और वो कहाँ पर है? कैंटरबरी में, है ना। यानी ये जहां से यात्रा शुरू कर रहे हैं वो प्लेस कोई और है, वो प्लेस कोई और है, और इनको जाना कहाँ है? कैंटरबरी में। समझ में आ गया? है ना। 32 कैरेक्टर्स, थॉमस बेकेट, कैंटरबरी। आइए आल दो। अब देखिए 32 कैसे होते हैं। देखिए ये बड़ा कंफ्यूजन है, इसको लिख लेना, आपने बार बार लिख के इसको याद करना। क्या है? Although 29 characters are mentioned in line 24 of the general prologue, हमने डिस्कस किया है। जनरल प्रोलॉग जो है कैंटरबरी टेल्स का, इसमें क्या है? जनरल प्रोलॉग मीन्स क्या है? इसकी प्रस्तावना दी गई है, इंट्रोडक्शन भी दिया गया है कैंटरबरी टेल्स का। जनरल प्रोलॉग जैसे कोई भी बुक होती है, उस बुक का एक एक पेज, एक पहले पेज पे जैसा भी आपने देखा होगा भूमिका लिखी होती है, इंट्रोडक्शन लिखा होता है। तो यहाँ पर क्या है? जो जनरल प्रोलॉग है उसमें 29 कैरेक्टर्स मेंशन है लाइन 24 में। ठीक है। द नरेटर ज्वाइंस द ग्रुप, दिस ग्रुप मेकिंग 30। अब देखिए 29 है ना, 29 कैरेक्टर्स तो मेंशन है, नरेटर उनको ज्वाइन करता है तो कितने हो गए? 30 हो गए। द होस्ट, नाम याद रखना होस्ट का, हैरी बेली, है ना, ये बहुत फेमस नाम है कैंटरबरी टेल्स में, ये होस्ट एंकर है। मेक्स 31, है ना। आप कितने हो गए? 31। अगेन लेट मी रिमाइंड यू, 29 कैरेक्टर, 29 कैरेक्टर में नरेटर ज्वाइन होता है तो 30, द होस्ट हैरी बेली ज्वाइन करता है तो आप देखेंगे 31 हो जाते हैं। क्लियर हुआ? ऐसा ना बहुत कंफ्यूजन है, आई एम गिविंग यू द आइडियाज, पूरा कंफ्यूजन ये दूर कर रहा हूं। और द केनन्स योमेन, द केनन्स योमेन, है ना, हु ज्वाइंस द ग्रुप लेटर मेक्स 32। ये कैनन्स योमेन बाद में जुड़ता है, बीच रास्ते में से जुड़ता है। चलो हम लोग एक कहीं एक पर्टिकुलर, है ना, कहीं प्लेस से हमने यात्रा शुरू करी, ठीक है, और वहां से फिर बीच में कई बार होता है ना कि चलो इतने सारे लोग कहाँ जा रहे हैं, तो हम लोग यात्रा पे जा रहे हैं, किसी ने कहा पूछा, तो ठीक है मैं भी चलता हूँ, तो बीच में से भी कुछ लोग ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। तो इट हैपेंस, तो यहाँ पर कैनन्स योमेन क्या है? बाद में लेटर ज्वाइन, बाद में ज्वाइन करते हैं, इसलिए इस तरीके से 32। यस, यस, ठीक है, द नरेटर, है ना, नरेटर बिल्कुल सही कहा आपने, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जॉफरी चौसर भी तो वहां है, यही तो थोड़ा सा सस्पेंस था, ठीक है, आपने डिस्क्लोज किया। वेरी नाइस, ठीक है। तो एंजॉइंग द स्टोरी, यू आर एंजॉइंग द स्टोरी, आगे देखते हैं। देखिए हम लोग, मैं आपको बताऊं कि अगर हम लोग एक ही वर्क को लेके बैठ जाए, इंग्लिश लिटरेचर इतना वास्ट है ना, किसी एक ही आप किसी एक वर्क को लेकर बैठ जाए तो आप लोगों को बहुत कुछ उसी में, है ना, समय निकल जाए, है ना। इंग्लिश लिटरेचर इतना वास्ट है, लेकिन हमको अभी थोड़ा सा क्विक करना है, थोड़ा फास्ट पढ़ेंगे। द नरेटर गिव्स अ डिस्क्रिप्शन ऑफ 27 पिलग्रिम्स, है ना। नरेटर 29 का तो मेंशन है, लेकिन जो नरेटर है वो क्या है? यानी नरेटर जोफ्री चौसर, वो क्या करते हैं? 27 पिलग्रिम्स का यहाँ पर डिस्क्रिप्शन देते हैं। और यानी टू कौन कौन ये 27 का, एक्सेप्ट सेकंड नन आर नन्स प्रीस्ट, है ना, इनको छोड़ के, ये ध्यान रखना है। फिर दिस वर्क रिमेन अनफिनिश्ड, ये देखिए क्यों? क्योंकि उनकी डेथ हो गई थी, ये जरूर ध्यान रखना, अनफिनिश्ड है। सॉरी, इन द प्रोलॉग, प्रोलॉग समझ में आया? व्हाट इज प्रोलॉग? जनरल प्रोलॉग से बहुत क्वेश्चन आते हैं। कैंटरबरी टेल्स चौसर एम्प्लॉयड द हेरोइक कपलेट, है ना, ठीक है, हेरोइक कपलेट जिसमें 2 राइम होते हैं ना, राइमिंग है, 10 सिलेबिक लाइन, ठीक है। There are 4 characters that are not criticized or satirized by Chaucer, यानी 4 कैरेक्टर ऐसे हैं जिनकी आलोचना जो है चौसर ने नहीं करी है। बाय चौसर इन द कैंटरबरी टेल्स, उनके नाम जरूर याद रखना है, कौन कौन से ऐसे 4 कैरेक्टर हैं जिनको फैक्ट हम लोग कुछ देख रहे हैं, जिनको जोफ्री चौसर ने क्रिटिसाइज नहीं किया है। तो पहला नाम है नाइट, पार्सन, क्लर्क और प्लॉमेन। नाइट, पार्सन, क्लर्क और प्लॉमेन, इनको जो है जोफरी चौसर ने क्रिटिसाइज नहीं किया है।
क्लर्जीमैन है, अलग अलग है ना। क्लर्जीमैन कौन कौन से क्लर्जीमैन, यानी हाई क्लास के जो लोग हैं, है ना। प्रायरेस, है ना, मैडम इंग्लैंटाइन, है ना, प्रायरेस, ठीक है, ये कैरेक्टर लिया है। पार्सन है, प्रायर है और मॉन्क है, ये क्या है, ये क्लर्जीमैन है। कैंटरबरी टेल्स हैव द कैरेक्टर्स फ्रॉम थ्री सोशल ग्रुप्स, ये भी ध्यान रखना आपको। बहुत शानदार फैक्ट आपको मैं दे रहा हूँ, है ना। सोशल ग्रुप्स और स्टेट्स, है ना, तीन मुख्य कम्युनिटी है। तो एक तो नोबिलिटी है ना, जो बुद्धिजीवी वर्ग है ना। आप कह सकते हैं कि राइटर हो गए, पोएट है, ड्रामाटिस्ट है, फिलोसोफर है, उद्योगपति आप कह सकते हैं, है ना, बड़े बड़े बिजनेसमैन है, फिलोसोफर है, ये सब क्या है, पॉलिटिशियन हो सकते हैं। नोबिलिटी में आते हैं। चर्च है ना, और चर्च में है। और एक कॉमनर्स, आम लोग है। ये तीन कम्युनिटी है, नोबिलिटी, चर्च। नोबिलिटी में कौन आ रहा है, खास करके जो राइटर्स है, डॉक्टर्स है, इंजीनियर्स है, आप देखेंगे। फिर आप उद्योगपति, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है, ये आएंगे। नोबिलिटी, चर्च और कॉमनर्स, है ना, और जो कॉमन लोग होते हैं, आम लोग। तो ये तीन कम्युनिटी इसमें शामिल हुई है, आपको ध्यान रखना है। ओपिनियन ऑफ चौसर अबाउट डिफरेंट कैरेक्टर्स ऑफ कैंटरबरी टेल्स इन द प्रोलॉग। तो पूरा टेल बताने से पहले जॉफरी चौसर क्या है, जनरल प्रोलॉग लिखते हैं, और उस प्रोलॉग में क्या है, वो कैरेक्टर्स के बारे में बताते हैं कि कौन कैरेक्टर कैसा है। वन मोर थिंग, लेट मी आस्क यू, इफ यू, आज थोड़ा दोपहर में या इवनिंग में, लगभग 4 to 5 या 4 to 6, 4 o'clock के आसपास है, जैसा भी मुझे समय रहेगा, मैं आई टेक क्लास, है ना, बिकॉज आई एम हैविंग हॉलीडे टुडे, तो आई वांट टू टेक योर क्लास। आर यू रेडी? यू हैव टाइम, है ना, इन द इवनिंग, 4 to 5, 6, 7, what time is suitable for you? I want to take class today again. You are free today, है ना। सो आफ्टर 4 o'clock, थोड़ा सा बी अलर्ट। आफ्टर 4 o'clock आई विल टेक योर क्लास, है ना। आफ्टर 4 o'clock आई मे बी पॉसिबल, 6, 7, 5 to 6, ओके, है ना। वी विल एब्सोल्युटली 5 to 6 or 6 to 7 वी विल डिस्कस, है ना। आई वट एवर टाइम विल बी सुटेबल फॉर मी, थोड़ा सा मुझे भी देखना है इसका शेड्यूल, ठीक है। तो आई विल टेक योर क्लास, है ना, इन द इवनिंग आल्सो, ठीक है। सो क्या क्या इसमें ओपिनियन है कैंटरबरी टेल्स के जो कैरेक्टर्स, उसमें प्लॉमैन के बारे में वो बोलते हैं कि ही वुड हेल्प द पुअर फॉर द लव ऑफ क्राइस्ट एंड नेवर टेक अ पेनी अबाउट प्लॉमैन, है ना। चौसर सेज ही वुड पे हिज टैक्सेस रेगुलरली। तो प्लॉमैन के बारे में इसलिए उनकी बुराई भी नहीं करते हो, देखिए। हमने यहाँ क्या देखा, कि जो कैंटरबरी टेल्स है उसमें चौसर उनकी क्रिटिसाइज नहीं करते हैं। उसमें चार कैरेक्टर जो है, नाइट, पार्सन, क्लर्क और प्लॉमैन, उसमें प्लॉमैन को बुराई नहीं करते हैं, ठीक है। तो प्लॉमेन के बारे में यह है कि वो हमेशा गरीबों की मदद करते हैं, फॉर द लव ऑफ क्राइस्ट, यानी भगवान के खातिर, क्राइस्ट के खातिर क्या है, वो हमेशा गरीबों की मदद करते हैं, और सबसे कभी उनको दुख नहीं होता। और सबसे बड़ी बात, चौसर उनके बारे में कहते हैं कि वो अपने टैक्स हमेशा रेगुलरली भरते हैं। स्टूडेंट, इंडिया में भी, भारत के, पूरी दुनिया में आपको ऐसा कह रहे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो रेगुलरली अपने टैक्स भरते हैं, और उस टैक्स से क्या है, सरकार जितनी भी योजनाएं लेकर आती है, स्कीम लेकर आती है, वेलफेयर स्कीम जिनको हम कहते हैं, कोई भी सरकार हो, वो क्या है, इन रेगुलर टैक्स भरने वाले जो लोग होते हैं, उनके माध्यम से जो टैक्स आता है, उनकी कमाई का कुछ हिस्सा होता है, वो सरकार जो समाज के दबे कुचले, या जो समाज के जो कहीं ना कहीं वंचित लोग हैं, उनको लेकर के बहुत सारी योजनाओं को बना, उनको, उनका कल्याण करने का प्रयास किया जाता है। तो यहाँ पर प्लॉमेन भी वही करते हैं, अपना टैक्स रेगुलर देते हैं। यस यस, आई विल टेल यू, है ना। थोड़ा सा अनाउंसमेंट, आई विल अनाउंस, थोड़ा अनाउंसमेंट, बिल्कुल 2 hours बिफोर, 2-3 hours बिफोर आई विल टेल यू, 2-3 hours बिफोर आई विल टेल यू, है ना। 2 से 3 घंटे पहले आपको बता दूं, इन नून आई विल सेंड अ मैसेज, है ना। इफ देर इज नो प्रोग्राम, फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू डिस्कस विद माय वाइफ आल्सो। इफ देर इज नो पर्टिकुलर प्रोग्राम, है ना, इफ यू आर नॉट गोइंग समवेयर एल्स, देन I will let you inform. Okay, I will let you inform. Before 2-3 hours before I will inform you, I will send a message. You can look at it, है ना। सो फर्स्ट, प्लॉमेन के बारे में वो जो कह रहे हैं, होस्ट के बारे में, बोल्ड इन हिज स्पीच एंड दैट इज व्हाई ही इज होस्ट,
Yet wise and full of tact, no manly attribute he lacked merry, है ना, हार्टेड मैन। ये देखिए, तो बहुत वाइज है ना, फुल ऑफ टैक्ट, थोड़ा टेक्निकल भी है, नो मैनली एट्रीब्यूट ही लैक्ड, एंड मैरी हार्टेड मैन, है ना, बहुत खुश है, मेरी हार्टेड मैन, मेरी यहाँ पर खुशी है ना, थोड़े बड़े हृदय के। डॉक्टर हैं, फिजिशियन भी हैं, ही वाज रादर क्लोज टू एक्सपेंस एंड केप्ट द गोल्ड ही वॉन इन पेस्टिलेंस। ये देखिए, ही वाज रादर क्लोज टू एक्सपेंसेस and kept the gold he won in pestilence. Gold stimulated the heart, or so we are told, had a special love for gold. तो थोड़ा सा इनको जो है गोल्ड को लेकर के बहुत ज्यादा, जैसे ये सब आपको हर तरह के लोग सब दूर मिलेंगे, गोल्ड से बहुत ज्यादा प्रेम है, एक्सपेंस करने की बजाय वो गोल्ड खरीदते हैं और अपने पास बहुत सारा सोना रखते हैं, फिजिशियन, है ना। रीव, he was under contract to present the accounts right from his master's earliest years, no one ever, है ना, ही वॉज अंडर कॉन्ट्रैक्ट टू प्रेजेंट अकाउंट, यानी ये अकाउंटेंट है और अपना अकाउंट बहुत साफ सुथरा, है ना, देखिए, राइट फ्रॉम हिज मास्टर्स अर्लिएस्ट ईयर्स, नो वन एवर, बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, अकाउंटेंट है ये। कॉट हिम इन एरियर्स, लेकिन थोड़ा सा ही वॉज अंडर contract to present the accounts right from his master's earliest years, no one ever caught him in areas। तो ये थोड़ा साथ में ही ये वाली लाइन, ये जो आप लाइन देखेंगे, ये लाइन जो है, नो वन एवर कॉट हिम इन एरियर्स, थोड़ा सा बीच बीच में कुछ ऊपर नीचे भी कर देते थे, लेकिन किसी को पता नहीं, अकाउंट में है ना कहीं थोड़ा बहुत कर देते होंगे, लेकिन किसी को पता नहीं चलता था। मिलर के बारे में, रेंगलर एंड बफून हु हैड अ स्टोर ऑफ टार्वन स्टोरीज, filthy in the main, he was a master hand at stealing again grain। मैं आपको सिंपल सी बात बताऊं, इतना सब न पढ़ते हुए, यानी ये अनाज थोड़े से कहीं ना कहीं अनाज को, है ना, चोरी करने में या जैसा भी है, उसमें वो मास्टर है। समनर है, लव्ड गार्लिक, है ना, ये आप इनके पिक्चर एक बार देख सकते हैं, मैं प्रयास करूंगा पिक्चर ले आए तो आपको आसानी। गार्लिक, ओनियन, है ना, लीक्स एंड ड्रिंकिंग स्ट्रॉन्ग वाइन टिल ही वाज हेजी, बहुत, है ना, इस तरीके से है। और इनको गार्लिक बहुत ज्यादा पसंद है, ऑनियन है, लीक्स है, ये सब कुछ इनको बहुत ज्यादा पसंद है, ठीक है। और उसके बाद में फ्रैंकलिन है, हिज हाउस वाज नेवर शॉर्ट ऑफ बेग द मीट पाइज ऑफ फिश एंड फ्लेश, ठीक है। तो थोड़ा सा जितना वाइंड अप करें, इन द इवनिंग हम लोग देखेंगे, क्लास को कंटिन्यू करेंगे, और ठीक है, मैं थोड़ा सा स्किप करना चाह रहा हूँ अभी, ठीक है। तो मैं भी पॉसिबल, हम लोग जो है 5 o'clock विल बी बेटर, आई होप 5 बजे बेटर रहेगा, 5 o'clock, am I, if possible, may possibly 5 o'clock will be better according to me, so I will announce it, है ना, थोड़ा सा टाइम को लेकर ध्यान रखेंगे, ठीक है। यस, ओके, सो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग माय क्लास, विश ऑल द बेस्ट, ओके, है ना। बट आई विल अनाउंस इट, है ना, 5 6 जो भी है अनाउंसमेंट में जो टाइम है उसी में आपको ज्वाइन करना है, ठीक है। थैंक यू।